हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 21 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूरोप हीट वेव रीजन, लॉ ऑन एबॉर्शन इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीएस पेपर 2 में ये जो लॉ ऑन एबॉर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरनमेंट के पेपर में यूरोप में जो हीट वेव चल रही है उसके रीजंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो रहा है हाल ही में जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन में, अगर आप देखोगे तो जो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे मंगलसूत्र पे जो वर्डिक्ट सुनाई थी उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बात करी गई है। डिस्कस करेंगे हम, काफ़ी कुछ है। आगे बढ़ने से पहले ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाया मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोक एम्बलम। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑफिशियल जो स्टेट एम्बलम है हमारा उसको 30 दिसंबर 1947 को अडॉप्ट किया गया। दूसरा ऑप्शन है द लायन कैपिटल ऑफ अशोक वॉज एक्सकावेटेड इन सारनाथ इन गुजरात। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लायन कैपिटल जो अशोक है, ये अशोक एम्बलम जिसको हम कहते हैं, इसको सारनाथ से एक्सोवेटेड किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक्सोवेट किया था, ठीक है। और ये जो सारनाथ की जो प्लेस है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तीसरा है द एम्बलम कंटेन्स ओनली 3 लाइन्स। तो अब आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो है सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और ये आप देख सकते हो इस तरीके का अशोक एम्बलम जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो आज का इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुबेर को बेल ग्रांट कर दी है। अब देखो हुआ क्या था कि इनको बेल नहीं मिल रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला आर्टिकल 19 को लेके कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उतनी ही हमारे पास राइट्स हैं जब तक किसी और को यहाँ पे नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसके तहत जो है इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल जो है ग्रांट कर दी है। इस पे भी जो है एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अब देखो यहाँ पे रानिल विक्रम सिंघे जो है लंका के अब नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि भैया हमको जो है जो क्राइसिस है उसको मिलके जो है फेस करना है। और देखो ये न्यूज़ एडिटोरियल जो है सिर्फ हम इसलिए नहीं बनाते कि सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, उनको यहाँ पे नॉलेज मिले, नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी जो हम बनाते हैं। इसके अलावा जो और भी न्यूज़ है वो सब जो है आप तक पहुँचनी चाहिए। अब देखो आज का एडिटोरियल पेज अगर आप देखो तो जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फोर्टिफाइंग फ्रीडम, अब ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 19 की बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो हमारे हैं ना उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई कि भाई हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन देखो बोल तो आप सकते हो, लेकिन आपको उतना ही अपने जो राइट्स है उनका यूज़ करना है कि किसी जो नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे थ्रेट ना पहुंचे। जो बड़े मतलब जो बड़ा एक समाज का जो बड़ा हिस्सा है अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी, ये भी हम देखेंगे। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सेक्शन में एक लॉ ऑन अबॉर्शन देखने को मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाल ही में ये इंडिया की बात है, ठीक है। वो यूएस में तो लॉ ऑन अबॉर्शन वो अलग ही चल रहा था, उसमें जो है उन्होंने बोल दिया कि हम अबॉर्शन को बैन करेंगे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया अनमैरिड वुमेन के लिए जो अबॉर्शन है वो आखिर क्या महत्व रखता है, ठीक है। जिसकी यहाँ पे शादी नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई है तो अब उसका क्या होगा। अब इसी को देख के एक महिला जो है यहाँ पे कहाँ चली गई है, कोर्ट चली गई है। तो जो जज की बेंच है उसने क्या दिया है यहाँ पे एक जो वर्डिक्ट है वो दिया, सुप्रीम कोर्ट ये पहुंची है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भैया एमएसपी और गवर्नमेंट पैनल टास्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको पता है कि किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। हाल ही में मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें हमने ये बात करी थी कि कमेटी को जो है फॉर्म किया जाएगा जो यहाँ पे एमएसपी को मोर इफेक्टिव बनाएगा, ट्रांसपेरेंट होगी चीज़ें। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे बात करी गई है। इस पे भी हम बात करेंगे कि एमएसपी को जो है किस तरीके से यहाँ पे फिक्स किया जाता है। इसके अलावा 3 लेवल में जो फसल है उनको डिवाइड करके रखा हुआ है। इसके अलावा यूरोप में हीट वेव, कई सारे बहुत सारे रीजंस जो है आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम जो है हो रही है। देखिए करके सभी आर्टिकल्स को जो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से जो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है।
एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो, ये एक न्यूज़ जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि भैया जो फेक ऐप्स आती है ना, जो ऐप के थ्रू यहाँ पे लोन देते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रैकेट है। इनके चक्कर में बिल्कुल भी आपको नहीं फंसना है, ठीक है। यहाँ पे देखो चाइनीज़ कंपनी के जो है बहुत ज़्यादा लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं यहाँ पे फेक कॉल करते हैं कि हम जो है यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे लोगों का यहाँ पे पैसा फंस गया। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम जो है आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, आपकी डेटा जो है और यहाँ पे ये ले लेते हैं और उसी डेटा को जो है बाद में ये मिसयूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा कर करके इन लोगों ने जो है करीब 3 करोड़ जो है यहाँ पे अर्न भी कर लिए। 134 जो वुमेन है, 15 मैन एम्प्लॉयज़ रहे इनके पास। और ये जो है आज के समय काफ़ी बड़ा जो है एक तरीके का थ्रेट जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, तो यूरोप की हीट वेव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो भाई आज के समय देखो यूरोप में हॉट समर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। ब्रिटेन में करीब 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान दर्ज किया गया और पहली बार ऐसा देखा गया कि यूनाइटेड किंगडम में जो एक मार्क है, मतलब जो इनका एक मापदंड था जो इन्होंने सेट करके रखा हुआ था, उसको जो है यहाँ पे टेम्परेचर क्रॉस कर गया। अब हो क्या रहा है, फ्रांस में भी देखोगे आप तो जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से बढ़ के जो है हमको देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो 45 डिग्री जब टेम्परेचर होता है किसी भी देश का तो क्या हाल होते हैं। इंडिया में जब 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब अगर आप देखोगे तो लोगों की स्थिति खराब होने लगती है। तो यहाँ पे इंग्लैंड जो कि यूरोप जो है काफ़ी ठंडा देश है, काफ़ी मतलब ठंडा, पूरा कॉन्टिनेंट आपको पूरा ठंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ना, ये पूरा जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इसके अलावा यूरोप के आप और भी देशों में देखोगे तो आपको एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम हीट का मतलब आप समझते हो, हीट मतलब एक लेवल जो है क्रॉस यहाँ पे होता जा रहा है। अब एयर कंडीशनिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि यूरोप में अगर आप देखोगे तो आपको एयर कंडीशनिंग वगैरह उतनी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पे बन रही है ना, तो ये नॉर्मल से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती जा रही है और हर साल ये जो है तापमान यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इतना गर्म है क्यों। देखो यहाँ पे सिचुएशंस जो है इस तरीके की यहाँ पे बन गई हैं, इसमें ग्लोबल और जो लोकल फैक्टर्स हैं दोनों ही जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लाइमेट चेंज आज के समय सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है यूरोप में सडनली बढ़ गया। इसके अलावा अगर आप दुनिया भर में भी देखोगे, सिर्फ यूरोप की बात आप छोड़ दो, अगर आप दुनिया भर में भी देखोगे तो आपको जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसका जो सिंपली रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। पूरे पहाड़ जो है पिघल रहे हैं। इसके अलावा जो CO2 का एमिशन है वो सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एवरेज एनुअल टेम्परेचर देखोगे मतलब 8 सालों में, तो ये सबसे हॉटेस्ट जो है रिकॉर्ड किया गया है। 1880s में जो नासा के एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे ये शो करते हैं कि टेम्परेचर 2021 में जो है 6th हाईएस्ट रहा, सबसे ज़्यादा जो है इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। कई सारे जो वर्ल्ड के रीजन है वहाँ पे आपको हायर टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मतलब जितना यहाँ पे सोचते थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है हमको देखने को मिल रहा है। और साल दर साल मतलब हर साल जो है आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यूनाइटेड किंगडम में हर साल अगर आप देखोगे तो एक हायर टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है नॉर्मल से। पिछले 30 सालों को अगर आप एवरेज देखोगे 1991 से आप 2022 तक देख लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में जाएगा कि यूके में जो है हीट वेव हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर आप रेस्ट ऑफ यूरोप में भी देखोगे तो आपको हीट वेव देखने को मिलेगी। अब जो है एक तरीके से यूरोप में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में जो है और भी बदतर सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्लाइमेट चेंज जो है, हम ये नहीं कह सकते क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इस तरीके का टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो वजह है ही, लेकिन उसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो आपको और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि जो यूरोप है वहाँ पे आपको लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलेगा यूरोपियन रीजन पे। अब इससे होता क्या है कि ये जो लो प्रेशर रीजन जो बन रहा है ना, इससे जो है मेनली काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये यूरोप में जो है लो प्रेशर एरिया जो है बन रहा है, तो ये अफ्रीका से क्या होता है पूरी हीट वेव्स को जो है यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये अनयूजुअल वार्मिंग जो है हमको आर्कटिक ओशन में देखने को मिल रही है। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब जो हाई प्रेशर एरिया है वो स्लो जो है धीरे धीरे यहाँ पे मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि जो हॉट एयर जो है नॉर्थ अफ्रीका से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, जो वेस्टर्न पार्ट्स है यूरोप में वहाँ पे। अब जो हॉट एयर मूव हो रही है नॉर्थ वेस्ट, जो मतलब जो ये मान लो यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, ये यूरोप है, ये यूरोप है। तो इस तरीके से यहाँ पे मूव हो रही है ना, तो ये सबसे पहले किसको, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूके, इन सब देशों को जो है यहाँ पे क्या कर रही हैं,
ये जो है इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो बेनेलक्स कंट्रीज हैं, बेनेलक्स कंट्री मतलब तो बेनेलक्स में आता है बेल्जियम, फिर नीदरलैंड और फिर जो है लग्जमबर्ग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना कि जो बेनेलक्स है वो क्या है। तो बेनेलक्स में 3 देश आते हैं, बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग आता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो वेस्टर्न जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्दर्न इटली, इन सब देशों में भी जो है आपको टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। जो वेदर फोरकास्टिंग है वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया हमको रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर तो ये देखने को मिल रहा है। अब सिमिलर एयर सर्कुलेशन का जो फेनोमेनन आप देखोगे जून में, तो ये सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि नॉर्वे में, इसके अलावा और भी देशों में जो है आपको टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे लोग जो है यहाँ पे मारे जा रहे हैं। ब्रिटेन में तो हालांकि जो है वेडनेसडे को काफ़ी रिलीफ रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो फ्रांस में 45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पहुंच गया। और ये बताया जाता है कि 15 डिग्री जो है बहुत जो है कई मतलब कुछ घंटों में 15 डिग्री जो है यहाँ पे डिप भी हो गया था। अब देखो ये जो पूरे कंसर्न्स है ना, ये काफ़ी जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करते हैं कि भैया अब समय आ चुका है कि और टिपिकल कंडीशन ना हो, हमको जो है प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसीज है उनको बनाना चाहिए और उनको जो है यहाँ पे हमको मतलब उन पे जो है हमको फोकस करना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा ना, तो पूरी दुनिया जो है एक रिस्क पे आ जाएगी। अभी भी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया एक रिस्क पे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है उस पे हमको फोकस करना चाहिए। अब जिस तरीके से टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है राइज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दुनिया का, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया अभी तो यूरोप की सिचुएशन जो है ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो है ये नॉर्मल रहेगी कि नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरीके की हीट वेव जो है आने वाले समय में बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब इस तरीके की हीट वेव हमको देखने को ही मिलेंगी और इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन जो है हमको देखने को मिल सकती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पंप कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से कंटिन्यूसली ये ट्रेंड जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब हमको किसी भी कीमत पे ग्लोबली जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो ये जो हीट वेव है ना, ये हीट वेव जो है कई सारे लोगों के यहाँ पे जान लेके जाएगी। तो इसके लिए जो इंटर गवर्नमेंट पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, उसको जो है प्रॉपर यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए और जो इसके जो प्रॉपर मेजर्स हैं उनको जो है यहाँ पे लेना चाहिए। नहीं तो इस तरीके से अगर धरती का तापमान और बढ़ता गया ना, और ऐसा बताया जाता है, देखो आपको पता ही है कि 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर जो है बढ़ ही रहा है और आने वाले समय में जो है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेसन फॉर जर्ज और मेंडल, तो देखो अब क्या हो रहा है ना, तो जर्ज और मेंडल जो है इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी रही हाल ही में। ठीक है। इन्होंने जो है जेनेटिक्स को फाउंड किया था। इसके अलावा एक और जो थे उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो है मैं आपको बता दूंगा। तो मेनली उनके बारे में भी जो है आप यहाँ पे पढ़ लेना, डार्विन, डार्विन के बारे में भी जो आप जो है यहाँ पे पढ़ लेना। तो बेसिकली कैसे हम जेनेटिक्स से आज जो है बायोलॉजी, इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे हम जो है फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो है इनके बारे में जो इनके हर्डल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इनकी लाइफ में किस तरीके से यहाँ पे हर्डल्स आए, कैसे इन्होंने इन सब चीज़ों को किया है। लेकिन जो इनकी थ्योरी है ना उसको भी यहाँ पे आप पढ़ लेना। इसके अलावा जो डार्विन उनकी भी जो थ्योरी है वो भी जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। तो ये दो की स्टोरी जो है आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ लेना। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में नरसिम्हा राव राव जो है बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो जिस तरीके से 1991 में भारत में क्राइसिस आया था, ठीक है, तो उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भी जो है भारत से कुछ सीखना चाहिए। जो नई सरकार है उसको जिस तरीके से इंडिया ने रिफॉर्म किया था वैसे ही जो है इनको यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहिए। तो इसी के बारे में ये जो है पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएसपी एंड गवर्नमेंट पैनल टास्क, ना यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट जो है नोटिफाई किया कि हम जो है जीरो बजट जो फार्मिंग है उसको प्रमोट करेंगे, जो कि जो क्रॉप पैटर्न है उसको यहाँ पे चेंज करेगी। और सरकार आज के समय जो जीरो बजट फार्मिंग है, इसके अलावा जो क्रॉप पैटर्न चेंजिंग है उस पर जो है ज़्यादा फोकस कर रही है। वहीं जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इफेक्टिव होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल पहले भी जो है हमने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि सरकार जो है 26 मेंबर की कमेटी एक बनाएगी। इसमें कमेटी के चेयरमैन होंगे, इसके अलावा 3 प्लेसेस में जो है रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे, संयुक्त जो किसान मोर्चा है उसके। इसके अलावा जो फार्मर एग्रीगेशन है और जो 3 एग्रीकल्चर लॉ हैं उसको रिपील्ड किया गया। तो इसी के अगेंस्ट में जो है जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने जो है इस कमेटी को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो देखो
पहले तो सरकार ने 3 कृषि बिल लाए, 3 कृषि बिल को जब रिपील किया गया मतलब हटा दिया गया, उसके बाद सरकार ने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है कमेटी को फॉर्म करेंगे। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो यहाँ पे ये कहता है कि हम इस कमेटी को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं न कहीं ये बात सही भी है, पंजाब से यहाँ पे नहीं है, इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके 3 ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हमारे जो हम जो है किसी को भी यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है बिल्कुल यहाँ पे नॉमिनेट नहीं करने वाले। अब ये कमेटी को सेटअप क्यों किया गया? तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है 19 नवंबर 2021 को ये चीज़ कहा गया कि गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर रही है कि 3 फार्मूला को जो है यहाँ पे क्या कर रही है, वो जो है वापस ले रही है। अब देखो जो प्रोटेस्टर हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, उन्होंने डिमांड करी कि हमको लीगल गारंटी मिलनी चाहिए एमएसपी की, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, जो कि स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन, ये ध्यान रखना, स्वामीनाथन कमीशन C2+50 फॉर्मूला। C2 बेसिकली एक तरीके का कॉस्ट इनकर्ड जो फार्मर होता है उसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा 50% जो है और यहाँ पे ऐड करके दिया जाए। अब C2 यहाँ पे क्या होता है, तो देखो वो मैं बिल्कुल आपको आगे बता दूंगा। C2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्लस उसके अलावा जो फैमिली लेबर ये सब मिला के जो पैसा होता है, प्लस उसमें 50% और ऐड करके जो है पैसा दिया जाए किसको, फार्मर को। तो ये स्वामीनाथन कमीशन ने जो है इस चीज़ को बताया था। इसके अलावा यहाँ पे ये भी डिमांड करी गई कि फार्मर जो बेसिकली जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड बिल है, मतलब जो तीनों बिल हैं उसको यहाँ पे रिपील किया जाए। अब यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि ये जो कमेटी है, क्या ये लीगल गारंटी जो एमएसपी है उस पे यहाँ पे काम कर पाएगी? देखो इनके टर्म्स और रेफरेंसेस अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए, ठीक है? कि हम जो है लीगल गारंटी एमएसपी को देंगे या नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो एमएसपी यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोशिश करेंगे कि एमएसपी को जो है मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब अनाउंसमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जीरो बजट पे, जो कि फार्मिंग पे यहाँ पे बेस्ड होगी, चेंज क्रॉप पैटर्न को यहाँ पे जो जिस तरीके से क्रॉप पैटर्न जो है चेंज हो रहे हैं उसको जो है माइंड में रख के पूरा जो है काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे काम नहीं हुई। अब अगर आप देखो तो इस कमेटी का टास्क क्या था और आखिर काम क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये बताया गया कि ये कमेटी जो है एमएसपी पे लुक करेगी, नेचुरल फार्मिंग पे बात करेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात करेगी। इसके अलावा जो एमएसपी है वो फार्मर तक प्रॉपर यहाँ पे पहुंच पाए पूरे देश भर में, उस पर भी जो है यहाँ पे बात करी जाएगी। सिस्टम है उसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा जो ऑटोनॉमी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइजेस CACP को, इसको भी जो है कुछ ऑटोनॉमी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो साइंटिफिक मेजर जो है उनको भी यहाँ पे लिया जाना है, तो इस पे जो है यहाँ पे बात करी गई थी। नाउ अब अगर हम बात करें एमएसपी किस तरीके से यहाँ पे फिक्स करी जाती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो पहली बात तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझ लो क्या होता है। सरकार यहाँ पे ये कहती है कि भैया मान लो ये किसान है, ठीक है, अब ये गवर्नमेंट है। अब सरकार यहाँ पे ये कहती है किसान से कि भैया तुम्हारे पास मान लो 2 बोरा गेहूं है, ठीक है, तो सरकार यहाँ पे फार्मर से कहती है कि भैया तुम पहले जो है इसको मार्केट में बेच लो। अब तुम जब मार्केट में इसको बेचोगे तो तुम इसको मार्केट में पहले बेच लो जितने से ज्यादा हो पाए, मतलब सरकार यहाँ पे एक पहले ये दाम तय कर देती कि भैया 1800 रुपये हम जो है आपको इस गेहूं के देंगे, मतलब एक बोरे के 1800, मतलब 2 के हो गए 3600 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद जो सरकार है वो किसान से ये बोलती है कि भैया तुम इसको बेच लो मार्केट में। अब मार्केट में मान लो इसको अगर 1900 भी मिला एक बोरे का, 2000 भी मिला, 2200 भी मिला, तो बेच लो तुम्हें, ठीक है। अब जब मार्केट में तुम्हारा दाम, मतलब तुम्हारा ये सामान नहीं बिक रहा है, तो आखिरकार तुम्हें सरकार इसको खरीद लेगी इतनी कीमत पे। तो सरकार 1800 में जो है इसको जो है खरीद लेती है। अब तो सरकार ने एमएसपी शायद बढ़ा दी, इस बार जो है बढ़ा दी है। तो इस तरीके से जो है ये एमएसपी यहाँ पे काम करती है, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं कि चाहे तुम्हारा कुछ हो जाए इतना पैसा जो है हम तुमको देंगे, ठीक है। अब सेंटर क्या है, एमएसपी अनाउंस करती है, जो कि लीगली गारंटी नहीं है कि ये जो है बेसिकली मतलब इतना ही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 22 मैंडेट क्रॉप जो है इसमें रखी गई, जो फेयर और रिमिटेटिव होती है, इनका प्रॉपर प्राइस जो है दिया जाएगा। इसके अलावा जो CACP जो रिकमेंड किया गया उसके हिसाब से, अब 14 खरीफ क्रॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 2 कमर्शियल क्रॉप हैं, और जो है आपको और भी क्रॉप जो है यहाँ पे देखने को
मिलेंगी। अब देखो जो सीएसीपी है वो यहाँ पे ये कहता है कि इसमें कई सारे फैक्टर्स जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे सप्लाई होती है, कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, मार्केट ट्रेंड होता है, मिनिमम 50% मार्जिन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इसके अलावा इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कंज्यूमर को एमएसपी मिलना चाहिए। अब सीएसीपी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो 3 तरीके से। पहले तो ए टू प्लस एफएल प्लस सी2, ये 3 तरीके के जो है कॉस्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट स्टेट में हमको देखने को मिलती है, मतलब अलग-अलग क्रॉप अलग-अलग स्टेट में मतलब फार्मिंग जो है की जाती है। अब लोएस्ट कॉस्ट किसकी रहती है, तो ए2 की रहती है। जो ए2 है इसकी सबसे कम कॉस्ट होगी, फिर ए2 प्लस एफएल की जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर ए2 एफएल आप देखोगे तो एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, मतलब पहले तो कॉस्ट जो फसल हुई उसका कॉस्ट दिया जाएगा, बीज आपने डाला उसमें आपने मेहनत करी उसका पैसा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें जो लेबर लगी उसका पैसा जो है यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हाईएस्ट होता है सी टू को जो है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, मतलब यहाँ पे रेंट भी आपको दिया जाएगा। मान लो आप जो है किसी की रेंट पे लेके यहाँ पे जो है क्रॉप को उगा रहे हो, कुछ भाई ऐसी फसलें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उसका रेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो नेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑन ओन फिक्स्ड कैपिटल, तो एसेट पे जो मतलब एसेट जो आपने वहाँ पे लगाया है ना, जो चीज़ आपने डाली, बीज डाली या आपने 2-3 महीने उसको लगा के रखा, उसके वजह उस पे जो है आपने तकवारी करी उसकी, ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर आपने मॉनिटर किया, तो इन सब को देखते हुए जो पैसा है वो भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो तीनों में से जो सीएपीसी जो है इवेंचुअली यहाँ पे रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट फिर जो है एमएसपी यहाँ पे अनाउंस करती है, जो ए2एफएल के हिसाब से रहता है, ठीक है। अब इसी को लेके जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे ये लोग जो है इसी चीज़ को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो कमिटी का टेन्योर था, ये पूरा 5 पेज का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया, जो यहाँ पे ये बताया गया किस तरीके से जो है ये कमिटी यहाँ पे काम करेगी। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने जो इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या है, आपने तो सब जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं उनको यहाँ पे रखा है, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उसको किसी को भी जो है आपको रिप्रेजेंटेशन जो है आपने नहीं दिया। तो इसी आर्टिकल में इस चीज़ को बताया गया। नाउ फोर्टिफाइंग फ्रीडम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो रिसेंटली 3 जज की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने ऑर्डर किया है कि भैया जो मोहम्मद जुबैद हैं उनको जो है इंटरिम बेल जो है दी जाएगी, मतलब तुरंत जो है इमीडिएटली रिलीज किया जाए, और इनके खिलाफ जो भी एफआईआर करी है यूपीए पुलिस ने करी है, ठीक है, उन सबको जो है यहाँ पे क्लब किया जाएगा। मतलब अगर इनके ऊपर पहले से कई सारी एफआईआर है, 7 एफआईआर हैं, तो इन सबको जो है यहाँ पे क्लब किया जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जुबैर को आखिर क्यों रिलीज किया गया, मोहम्मद जुबैर है कौन। देखो जुबैर जो है इसने ट्वीट कर ली थी, ठीक है, तो सरकार ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया था। अब देखो इसने 2018 में ट्वीट का कोई मामला था इनका, फिर उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने जो है यहाँ पे रेगुलर बेल इनको दे दी। उसके बाद यूपी पुलिस ने कई सारी एफआईआर जो है इनके ऊपर लगाई। अब इसके बाद हो क्या रहा है कि कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया कि भैया आप जो है, मतलब पहले तो यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया था ना, तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि भैया हम किसी को स्टॉप नहीं कर सकते ट्वीट करने से। अब यूपी अगर ये डिमांड कर रहा है यूपी सरकार की भैया ये जो है ट्वीट करता है, तो सरकार मतलब कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि भैया हम जो है किसी को यहाँ पे ट्वीट करने से क्या है का बाध्य नहीं कर सकते, मतलब उस पे जो है हम ऐसा नहीं लगा सकते कि उसका फ़ोन छुड़ा लें या उसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दें। हाँ, लेकिन जब अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है, तब जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि देखो पहले तो इसको यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे बेल नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद जो ये जुबैर है वो गया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसकी सुनवाई हुई कि अब देखो जुबैर यहाँ पे ये कहता है कि भैया हमारे पास राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू स्पीच है, तो भैया मेरे पास राइट्स है कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यहाँ पे यही कहा कि भैया देखो पहली बात तो अगर अभी तो हम इसको छोड़ रहे हैं, अगर ये कोई ऐसी कमेंट यहाँ पे करता है कि भाई किसी नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे खतरा है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में करता है, ठीक है, इसके अलावा ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल इंटरेस्ट के में करता है, तब जो है बिल्कुल हम जो है इसको अरेस्ट करेंगे। हालांकि अभी जो है इसको यहाँ पे छोड़ा गया है। अब देखो वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो विक्टिम है वो ये भी कहता है, मतलब जो जुबैर है वो यहाँ पे ये भी कहता है कि भैया देखो जो सरकार है वो भी अपने पद का जो है दुरुपयोग करती है। किस तरीके से यहाँ पे करती है कि भैया पुलिस जो है हमको मतलब ट्वीट को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अलावा जो गलत तरीके से मतलब अपने पावर को एक्सरसाइज करती है। वहीं अगर आप देखो तो 1962 का जो केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट है उसको जो है कंटिन्यू किया गया, और बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है जो कि फ्री स्पीच से रिलेटेड है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है।
तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे पास अगर कोई भी, जब कोई हमारी बात नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती, पुलिस नहीं सुनती, तो हमारे पास कोर्ट होता है। एक तरीके से हम जो है पीआईएल अपनी दायर कर सकते हैं और वहाँ पे ये बात जो है बात करी जाएगी कि भैया किस तरीके से अगर आप देखोगे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने जो राइट्स हैं उनके लिए हम लड़ सकते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो आईपीसी जो है यहाँ पे कई पर्सन्स की वॉइस जो है आपको देखने को मिलेगी, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग जो है यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया सरकार जो है अपने पद का जो है दुरुपयोग करती है और गलत तरीके से जो है यहाँ पे क्या करती है, चीज़ों को जो है प्रमोट करती है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब देखो हाल ही में क्या हुआ था कि मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलसूत्र को लेके जो है एक कंट्रोवर्सी कर दी थी। मतलब कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब उसने अपनी तरीके से जो है स्टेटमेंट दी मद्रास हाई कोर्ट ने, जहाँ पे ये कहा गया कि भैया ठीक है, मंगलसूत्र अगर लड़की नहीं पहनती है तो ये माना जाएगा कि वो लड़की जो है या तो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से त्याग चुकी है, ठीक है। वैसे अगर आप हिंदू परंपराओं में देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि लड़की मंगलसूत्र जब उतारती है जब उसके हस्बैंड की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये मंगलसूत्र वाला मद्रास हाई कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी थी, वो केस जो है अलग था। वो केस ऐसा था कि वो हस्बैंड वाइफ जो है कई साल से वैसे ही अलग रहते थे, ठीक है। पहले हस्बैंड तो यहाँ पे मतलब डाइवोर्स देने को तैयार था, लेकिन लड़की जो है डाइवोर्स देने को तैयार नहीं थी। उसके बाद जो है ये मामला जो है कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट किया और कहा कि जी हाँ, आप जो है बिल्कुल यहाँ पे डाइवोर्स ले सकते हो, क्योंकि कई साल से आप लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, साथ नहीं रह रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो जो सर्वे हुआ कर्नाटका में, इसके अलावा तमिलनाडु में, तो उससे ये बताया जाता है, वो चीज़ ये दर्शाती है कि आखिरकार वुमेन को ही जो है कई सारे वायलेंस झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्लियरली इस आर्टिकल में ये कहा गया कि भैया हमको जो है कुछ इस तरीके के ट्रेंड्स यहाँ पे लाने चाहिए, कुछ इस तरीके की अवेयरनेस करनी चाहिए, जिससे जो ह्यूमन मतलब एक हस्बैंड और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों को जो है निभानी है। अब देखो, जो दो कनेक्टेड मीडिया स्टोरीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि वुमेन के एटीट्यूड, मैरिज और डोमेस्टिकली जो उनको वायलेंस होता है उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया कि अगर आप वुमेन की पब्लिक विजिबिलिटी देखोगी तो ये बढ़ती जा रही है। मतलब वुमेन तो पब्लिकली विजिबल है कि हाँ वो शादीशुदा है कि नहीं है, वो मांग में सिंदूर भी लगा रही है, मंगलसूत्र भी पहन रही है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड का क्या, हस्बैंड का तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता कि वो मैरिड है कि नहीं है। अगर मान लो हो भी सकता है वो रिंग पहना हो, तो उससे भी यहाँ पे पता नहीं लगाया जा सकता कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, ठीक है। इसके अलावा जो मद्रास हाई कोर्ट है वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन के रिगार्डिंग प्रॉपर बिहेवियर। यहाँ पे अगर मंगलसूत्र और नेकलेस जो है जैसे महिलाओं जो पहनती हैं, तो ये सिंबल है कि ये बताता है कि हाँ भाई ये जो है एक शादीशुदा महिला है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो जो हस्बैंड है उसके बारे में तुमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब ये बात तो हो गया पहला केस का, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट का, कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कह दिया कि भैया अगर मंगलसूत्र यहाँ पे नहीं पहनती हैं तो ये एक तरीके से क्रुएल्टी है। मतलब ये एक तरीके से जो है प्रताड़ना है किसको, हस्बैंड को, अगर महिलाएं जो है मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। अब ये तो पहला केस था। दूसरा केस यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया अगर, अब देखो हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटका में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो है सर्वे यहाँ पे चल रहा था। अब उसमें ये चीज पाई गई कि भैया जो चाइल्ड केयर है, मतलब वुमेन का यहाँ पे काम क्या है कि भैया वो अपने घर को देखे, अपने परिवार को देखे, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस को भी झेले और घर पे ही रहे, बाहर ना जाए काम करने के लिए या कुछ भी ना करे। तो वुमेन का काम सिर्फ इतना है कि भैया उसको घर पे रहना चाहिए, उसको घर पे ही जो है काम करना चाहिए, अपने बच्चों पे जो है ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही जो है उसका काम है। इसके अलावा हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा कमा के लाए और वो घर पे देगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा। भाई वुमेन को कोई पावर ही नहीं है, वो काम भी यहाँ पे नहीं कर पा रही है, इसके अलावा काम भी कर रही है घर में, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। अब जो जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको बताया कि जैसे कोर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, स्कूल्स है, सिविक एसोसिएशन है, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ये जो जेंडर इंस्टीट्यूशन है ये टॉपिक को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि भाई जब ये सब इंस्टीट्यूशन हैं, जब ये सब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जब ये सब इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों पे फोकस करते कि अरे ये लड़की का जो है अफेयर चल रहा है या ये चल रहा है या वो चल रहा है, तो
दूसरी तरफ जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठाना जो है ये सब इंस्टीट्यूशन का काम है। जब अच्छा सिखाना ये सब इंस्टीट्यूशन का काम है, तो जब बुरा हो रहा है उसके बारे में बोलना जो है इन सब इंस्टीट्यूशन का काम होता है। अब देखो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वुमेन को जो है गुड वाइफ बनना है, ठीक है, अच्छे से जो है वो अपने पूरे टास्क को जो है करे। इसके अलावा सिंबल भी मतलब प्रॉपर यहाँ पे मंगलसूत्र पहन के या चूड़ी बिंदी लगा के जो है बाहर जाए, जिससे लगे कि हाँ भाई वो शादीशुदा भी है। वही मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई उसको जाना है, उसको जो है पैसे कमाना है। लेकिन अदर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सिर्फ उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, प्रॉपर जो वेलफेयर है उस पर भी जो है उसको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो बिहेवियर है, आप देखो कई कई घरों में जो वुमेन्स है उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर होता है, वो दिन रात जो है काम भी करती हैं, इसके अलावा उनको जो है कई सारी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कर्नाटका में रिसेंटली जो है यहाँ पे जो सर्वे हुआ उसमें इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया कि जो वुमेन है उनका प्राइमरी रोल क्या है कि अच्छी वाइफ बनो, अच्छी मदर बनो, ठीक है, इतना तो कर ही लो। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको भी तुम यहाँ पे टॉलरेट करो। क्यों? क्योंकि ये सब जो है तुम्हारे अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि भैया इससे तुम्हारा परिवार जो है चलता रहेगा। अगर तुम आवाज़ उठाओगी तो तुम्हारे बच्चों को भी जो है यहाँ पे परेशानी होगी। और कई जो वुमेन्स है वो इस तरीके से यहाँ पे दब जाती, क्योंकि अपने बच्चों का सोचती कि अगर मैं अगर चली गई या मैंने घर छोड़ दिया तो आखिरकार बच्चों का यहाँ पे क्या होगा। तो कई सारी सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया एक सोसाइटी और एक इंस्टीट्यूशन के बीच का जो रिलेशन है उसको प्रॉपरली यहाँ पे निभाना चाहिए। और रिलेशन जो है पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखोगे तो भैया जब अच्छा हो रहा है तब तो पूरी सोसाइटी यहाँ पे आती है, पूरा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आता है। लेकिन जब बुरा हो रहा है तब जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी सोसाइटी यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा गया कि भैया ये जो जेंडर गैप है ना, ये जो जेंडर गैप हमको देखने को मिल रहा है, इसको जो है फुलफिल यहाँ पे करना चाहिए और ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो पूरा जो आर्टिकल है वो इसी चीज़ पे यहाँ पे फोकस कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी जो है इन सब चीज़ों पे यहाँ पे अवेयरनेस लाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु का केस देखोगे ना तो सिंपली आपको तमिलनाडु में भी ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तमिलनाडु में भी इसी तरीके का जो है यहाँ पे स्टोरीज बिल्कुल बताई गई हैं, सेम कंडीशन है बिल्कुल कि भैया वुमेन का यही काम है कि भैया घर पे रहो, ठीक है, अपने जो है बच्चों पे यहाँ पे ध्यान दो, इसके अलावा अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, अपने फैमिली की जो है टेक केयर करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं या दोनों यहाँ पे कमा रहे हैं, तो अब वाइफ के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो वो यहाँ पे जॉब भी कर रही है और आके घर का जो है काम भी कर रही है, ठीक है, मतलब हम अपने घर में जो है खाना भी बना रही, पूरा काम भी कर रही है। वही हस्बैंड क्या कर रहा है, सिर्फ ऑफिस जा रहा है और घर आके जो है बढ़िया गेम वेम खेलता, मोबाइल चला रहा है और कुछ काम यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे कहा गया कि भैया हमको क्या करना चाहिए कि हमको जो है जो काम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों की यहाँ पे होती। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। नाउ अब आते हैं लास्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन था कि अशोक एम्बलम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछे थे कि ऑफिशियल स्टेट एम्बलम जो है 30 दिसंबर 1947 को अडॉप्ट किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था, लेकिन 13 दिसंबर 1947 को इसको जो है अडॉप्ट किया गया। ये लॉयन कैपिटल अशोक का, इसको सारनाथ से एक्सुएट तो किया गया था, लेकिन ये गुजरात में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। लॉयन एम्बलम कंटेन्स 3 लॉयंस, नहीं 4 लॉयंस होते हैं, पीछे भी एक है जो दिखता नहीं है। तो ये था भाई 21 जुलाई 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।